रिकॉर्डिंग स्टार्ट है तो सही है। तो इसमें ये कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कवर कर रहे हैं। इसमें पार्ट 10 और पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम कर रहे होंगे। पार्ट 10 जो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, पहले मॉडस ऑपरेंडी वही होगा जिस तरह से मैं पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन कराता रहा हूँ। पहले मैं आपको एक आर्टिकल्स की वो बताऊंगा, लिस्ट बताऊंगा किधर से किधर तक कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर उनकी जो फर्दर एलोबरेशन है टेक्स्ट की, वो जो मास्टर फाइल है टेक्स्ट की, कॉन्स्टिट्यूशन की मास्टर फाइल है, उसके थ्रू हम कर रहे होंगे। तो पार्ट 10 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, इमरजेंसी प्रोविजन से डील करता है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 232 टू 237। ठीक है, 6 आर्टिकल्स हैं इसके अंदर, जिसके अंदर इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी होती क्या है? इमरजेंसी होती ये है कि इमरजेंसी के ये एक तो आपकी लैंड ऑर्डर की सिचुएशन की इमरजेंसी हो सकती है, वॉर डिक्लेरेशन हो सकती है, इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाती है। जब लॉ एंड ऑर्डर या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगेगी तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स होंगे ना, वो इन्फ्रिंज हो जाएंगे। ठीक है, वो कोई भी कोर्ट जो है उसको चैलेंज नहीं कर सकती। कोई भी कोर्ट जो है उसमें आप इसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते अगेंस्ट आर्टिकल 199। वैसे हाई कोर्ट के पास ये रिट जुरिस्डिक्शन होती है कि अगर फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन थ्रेटन्ड है तो कोई भी सिटीजन पिटिशन लेके जा सकता है हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट में जाके वो अपने फंडामेंटल राइट्स की सिक्योरिटी के लिए बात कर सकता है। लेकिन अगर इमरजेंसी इन्वोक है तो उस वक्त ये जो क्लॉज है कैंसिल हो जाती है। आर्टिकल 232 जो होता है वो प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी की बात करता है कि अगर गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, एक तो वॉर की सूरत में तो प्रेसिडेंट खुद से डिक्लेयर कर सकता है, अदरवाइज किसी एक प्रोविंस के अंदर अगर हालात खराब हो गए हैं और इतनी इंटरनल डिस्टर्बेंस होगी और वहाँ की जो प्रोविंशियल असेंबली है वो ये लिख के दे दे रेजोल्यूशन के थ्रू कि अब हमारे कंट्रोल में या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसको चलाने की कैपेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में गवर्नर ऑफ द प्रोविंस प्रेसिडेंट को लिखेगा, और प्रेसिडेंट क्या करेगा उसके बाद, उसको प्रोविंस के अंदर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर देगा, इमरजेंसी का नफाज अमल में आ जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 232 का सबसेक्शन 1 कहता है कि रेजोल्यूशन फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सेड प्रोविंस इज रिक्वायर्ड। मतलब उसका जो कि आप डायरेक्टली इंक्रोच नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल जो सब्जेक्ट प्रोविंस है उसकी जो असेंबली है उसकी पीछे सैंक्टिटी होनी चाहिए। वो जब तक नहीं कहेगी तब तक आप उस स्पेसिफिक प्रोविंस के अंदर प्रोविंस नहीं कर सकते। लाइकवाइज किसी प्रोविंस की बॉर्डर से रिलेटेड अगर अमेंडमेंट्स करनी है तो जब तक उस प्रोविंस की असेंबली जो है वो 3/4 2/3 के साथ जो है उस इस रेजोल्यूशन को पास नहीं कर देती, तो तब तक अमेंडमेंट जो है आइदर हाउस ऑफ द मजलिस शुरा में इनिशिएट नहीं हो सकती। इसके बाद क्या है कि आर्टिकल 233 जो है वो राइट देता है प्रोक्लेमेशन के थ्रू प्रेसिडेंट को कि वो सस्पेंड कर दे फंडामेंटल राइट। स्पेसिफिकली मैंने आपको आर्टिकल 15 16 एंड 17 की एक निमोनिक बताई थी, अगर आप मेरी चैनल पे देख लें वीडियो, वो थे मास्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एसोसिएशन। ठीक है, और ये आपका जो है आपका हो जाता है आर्टिकल 15 to 17। इसके बाद आर्टिकल 19 होता है जो आपका राइट टू स्पीच देता है। ठीक है। आर्टिकल 233 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्रोमलगेट कर सकता है इमरजेंसी इन दिस रिगार्ड, कि वो एक लेटर लिख सकता है कि इस दौरान कोई भी जो सिटीजन ऑफ द स्टेट होगा वो कोर्ट नहीं जा सकता फॉर इट्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर होगा, और जब तक ये प्रोक्लेमेशन रहेगी तब तक कोई भी बंदा इस दौरान जो भी एक्शंस होंगे वो एक्शंस बाद में भी प्रोक्लेमेशन हटने के बाद भी चैलेंज नहीं हो सकता। ठीक है, कोर्ट ऑफ द लॉ में, अनलेस एंड अनटिल वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पूरा फॉलो किया गया हो। जो 3 नवंबर 2007 का, अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि 3 नवंबर 2007 का जो मुशर्रफ की इमरजेंसी थी वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, स्टेप था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेंक्टिटी नहीं थी। उस टाइम पे मुल्क के अंदर कोई ऐसी वॉर सिचुएशन नहीं थी, मुल्क के अंदर कोई ऐसी इंटरनल डिस्टर्बेंस मौजूद नहीं थी कि आप जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते। ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। आर्टिकल 234 जो है वो पावर देता है प्रेसिडेंट को कि प्रोक्लेमेशन करे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन प्रोविंस करने से जो है वो कासिर हो गया है, मतलब डे टू डे अफेयर्स होते हैं, असेंबली का नहीं चल रहा, कोई मेजोरिटी पार्टी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के सवेरे मसले बन गए हैं, तो उस सूरत में डायरेक्टली प्रोक्लेमेशन हो सकती है। 234 के अंदर इमरजेंसी होगी, गवर्नर लिखेगा। लेकिन सदर अगर खुद से ये काम करेगा ना तो उसको बाद में 2 महीने के अंदर अंदर उसको अप्रूवल लेना है, किससे? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट से। और 2 महीने से अगर फर्दर एक्सटेंड करनी है तो उसके लिए भी पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, मिल के डुअल हाउस, आपका नेशनल असेंबली भी
और साथ आपका सेनेट भी, ये दोनों मिलकर इनकी ज्वाइंट सिटिंग होगी, और वहां पर ये अगर अप्रूवल दे देते हैं तो फिर आप 2 मंथ्स इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और एक्सटेंशन भी 2 मंथ्स की दे सकते हैं, और 6 मंथ से ज्यादा प्रोक्लेमेशन जो इमरजेंसी की है वो नहीं लग सकती। लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या है कि नेशनल असेंबली डिसॉल्व है, सूबाई असेंबली मौजूद है, तो उस केस में क्या होगा कि सेनेट आप 3 मंथ्स के लिए प्रोक्लेमेशन चलेगी इमरजेंसी की, उसके बाद 3 मंथ के लिए दोबारा सेनेट अगर अप्रूवल दे दे तो वह उस केस में फिर एक ही दफा और अप्रूवल होगी, और 6 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली ये डिसॉल्व हो जाएगी। आर्टिकल 235 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब अगर मुल्की मामला, ये अभी बात चलती रही थी, अभी इसी साल के शुरू में अगर आप बात करें तो अक्सर जो हमारे प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भी इस बात की हिंट देते हुए आ रहे थे कि पाकिस्तान में हो सकता है हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़े, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए जो आर्टिकल डील करता है वो क्या है, 235 है। और इस दौरान जो भी स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं जो भी काम करेंगे, जो भी किसी का अगर अबडक्शन होती है, कुछ भी होता है अंडर द इमरजेंसी, तो आर्टिकल 237 के तहत मजलिस शूरा जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब पार्लियामेंट ऑफ द पाकिस्तान उनकी प्रोटेक्शन के लिए लॉज बना सकती है। अब मैं आपको फिलहाल यहाँ पर 1 मिनट के लिए रोकूंगा, और मैं आपको मेन टेक्स्ट के तहत फर्दर आपको थोड़ा जो क्लैरिटी है उसको फर्दर एलोबरेट जो करना है मैं उसको आपको एलोबरेट कर देता हूँ। वेट अ मिनट, करवाई हैं दोबारा, इसको मेन टेक्स्ट के तहत मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मास्टर फाइल है सेनेट ऑफ द पाकिस्तान की वेबसाइट से। तो इससे अब ये देख लें कि आर्टिकल 232 क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट ए ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट इन विच सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और बाय इंटरनल डिस्टर्बेंस बियॉन्ड द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू कंट्रोल, ही मे इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। किन सूरत हाल में कर सकता है, या तो आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को खतरा है, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जहां पे बात आएगी, ये अंडरस्टूड बात है, हमने इसको पढ़ना है विद रेफरेंस टू आर्टिकल 48 सबसेक्शन 1 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 48 सबसेक्शन 1 के तहत क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी काम करेगा वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर कर रहा होगा और उसकी कैबिनेट कर रहा होगा, ठीक है। तो जहां पर प्रेसिडेंट का डायरेक्ट वर्ड होगा तो उसका मतलब यह है कि आपने उसको डायरेक्टली पढ़ना है इन लाइन विद आर्टिकल 48 सबसेक्शन 1। अगर आप रेजोल्यूशन ऑफ असम्बली का भी अगर आप लेटर भी पढ़ो जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने डिसॉल्व की है असम्बली, उन्होंने जो समरी भेजी थी और उसके ऊपर फिर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने उसके ऊपर साइन किए थे 9 अगस्त को, ये जो असम्बली डिसॉल्व हुई है प्रीवियस असम्बली, तो अगर आप उसका भी मतन पढ़ें कि जो उस पर आफ्टर एसेंट जो प्रेसिडेंट हाउस से लेटर निकला है उसमें क्या है कि आर्टिकल 58 सबसेक्शन 1 ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन लाइन विद आर्टिकल 48। तो ये पूरा एक जो भी आपके ऑन द एडवाइस होता है उसको इन लाइन विद आर्टिकल 48 सबसेक्शन 1, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो प्रोवाइडेड फॉर इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल, अगर बियॉन्ड कंट्रोल, सीधी सी बात है, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है कि वो कंट्रोल कर सके तो फिर जो उस असम्बली है वो रेजोल्यूशन पास करेगी, उसके बाद फिर उसका जो गवर्नर होगा वो लिखेगा लेटर प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, इमरजेंसी नाफिज कर देगा। और इमरजेंसी नाफिज होने के बाद ये जो 10 दिन के अंदर ये इमरजेंसी जो स्पेसिफिक इमरजेंसी है जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी से रिलेटेड है, वो 10 दिन के अंदर अप्रूव करवानी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द मजलिस शूरा पार्लियामेंट से लाजमी है, ठीक है। मजलिस शूरा पार्लियामेंट से 10 दिन के अंदर आपने अप्रूव करवानी है, ठीक है। इस ये लाजमी और मैंडेटरी काम है, ठीक है। इस दौरान क्या होगा, इस दौरान जो ये आप अगला पॉइंट है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन जो है ये एक्सटेंड हो जाएगी टू गिविंग डायरेक्शंस टू ए प्रोविंस एज टू मैनर इन विच एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ प्रोविंस इज टू, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट खत्म हो गई है, अब जो फेडरेशन है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसकी जो अथॉरिटी है वो आगे जा रही होगी, और वो अपनी जो फेडरल कैबिनेट है वो उस प्रोविंस को रूल कर रही होगी, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फेडरल गवर्नमेंट या तो ऑर्डर कर सकती है कि वो इटसेल्फ कर ले, उसका कंट्रोल संभाल ले, या गवर्नर को डायरेक्ट किया जा सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो जो है बिजनेस प्रोविंस का चलाए जिस प्रोविंस में आपने स्पेसिफिकली लगाई है। फॉर इंस्टेंस अगर पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ हालात खराब हो जाते हैं और हमें एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि हमारा जो बॉर्डर है बलूचिस्तान और केपीके का वन सेफ है, तो उस केस में आर्टिकल 232 इन्वोक किया जा सकता है कि प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द बलूचिस्तान और केपी अगर ये लिख कर दे दे कि हमारे सिचुएशन से हालात से बाहर हो गई, या टेररिज्म की वेव इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कि हमारा इंटरनल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा है और हम नहीं कर सकते, तो प्रोविंशियल असेंबली की रेजोल्यूशन लाजमी है। फिर जाएगा आपके प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट करेगा, फिर प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर अंदर इस जो ये वाली इमरजेंसी है इसको अप्रूव करवाना है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट से। मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन दे दी तो अब वो चैलेंज नहीं हो सकती जब तक ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द जो पार्लियामेंट है। अच्छा, ये चीज 18वीं तरमीम के अंदर ऐड हुई है, इससे पहले ये होता था प्रेसिडेंट डायरेक्टली कर देता था, ठीक है।
और आपने अगर प्रेसिडेंट ने ये अप्रूव करवा दी है, प्रोक्लेमेशन दे दी है, तो वो चैलेंज नहीं हो सकती। लेकिन अब 10 दिन के अंदर की बेसिकली प्रेसिडेंट के ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस है कि प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज कर कर कहीं जो है वो इमरजेंसी पावर्स ना लगाता रहे। ठीक है। इसके बाद इसके अलावा जो फेडरल लिस्ट है, ठीक है, आर्टिकल 70 जो बताता है कि जिसके अंदर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट मेंशन्ड है, तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अलावा जो स्पेसिफिकली प्रोविंशियल लिस्ट में भी सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, उन पे भी लेजिस्लेशन का इख्तियार किसको हो जाएगा? मजलिस शुरा को हो जाएगा। ठीक है जी। तो आर्टिकल 232 यही था। ठीक है। और जब तक और इसके बाद जब तक ये जो असेंबली है, और इसके अलावा जब तक प्रोमलगेशन है, ये एक्सटेंड कर सकती है टाइम ऑफ असेंबली, अगर असेंबली जब तक इन्फोर्स है। अच्छा, ये बात भी अभी रिसेंटली जब ये पॉलिटिकल टर्मोइल था तो इसमें चलती रही है, तो इसलिए हमने चीज़ों को लिंक करना होता है। न्यूज़ में चलता रहा था कि कौमी असेंबली की जो मुद्दत है उसको 1 साल बढ़ा दिया जाए। इसी कौमी असेंबली की मुद्दत, ये जमात उलमा इस्लाम पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के जो हेड है फजलुर रहमान, उन्होंने की तरफ से ये पेशकश आई थी। तो वो क्या है? वो बेसिकली आर्टिकल 232 के सबसेक्शन 6 के तहत है कि अगर इमरजेंसी लगा दी गई है किसी सूबे के अंदर या पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी इम्पोज है, तो उस दौरान जो नेशनल असेंबली इन पावर चल रही है उसकी जो टर्म एंड लिमिट है वो आप 6 मंथ्स से लेकर 1 साल तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और बशर्ते ये कि जब तक वो जो इमरजेंसी है वो इन्फोर्स होना चाहिए। ये नहीं हुआ कि इमरजेंसी लिफ्ट होगी उसके बाद भी एक्सटेंड, वो नहीं हो सकता। आपने फॉर इंस्टेंस असेंबली की पावर आज खत्म होने वाली है, जैसे असेंबली हमारी 12 अगस्त को खत्म होनी थी ना, तो 12 अगस्त की बजाय 10 अगस्त को अगर इमरजेंसी लग जाती और ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ लगती, तो फिर जो नेशनल असेंबली की मुद्दत है वो इसके दौरान प्रोक्लेमेशन के थ्रू 10 अगस्त 2023 की बजाय 10 अगस्त 2024 तक जा सकती थी और ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होता। ठीक है जी। तो ये आर्टिकल 232 है। तो बेसिकली आपको बताता है कि किन किन सूरत हाल के अंदर प्रेसिडेंट लगा सकता है। इसके बाद दूसरी चीज ये कि आर्टिकल 233 जो मैंने आपको बताया वो राइट देता है कि आप फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। पावर टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड। ठीक है। आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है। एसोसिएशन, स्पीच और मूवमेंट 15, 16 एंड 17। 19 राइट टू इंफॉर्मेशन। ये तमाम आर्टिकल्स जो हैं ये स्टेट की जो डेफिनेशन है उसके तहत सबड्यू हो जाते हैं, और स्टेट जो है ये इनका तमाम कंट्रोल कर लेता है। और किसी भी कोर्ट के अंदर जब तक ये प्रोक्लेमेशन मौजूद है, इसको किसी भी कोर्ट ऑफ द लॉ के अंदर चैलेंज आप नहीं कर सकते, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एक इंडेमनिटी मिल जाती है। ठीक है। तो आर्टिकल 233 ये कहता है कि जब इमरजेंसी इन्फोर्स है, जिस एरिया में इन्फोर्स है, उस एरिया के जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स, स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट, मूवमेंट, स्पीच, एसोसिएशन, एक्सप्रेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये स्पेसिफिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर सीज्ड नाउ। और अब स्टेट अगर चाहे उसको लगे तो वो किसी को भी अबडक्ट कर सकती है, किसी को भी उठा सकती है। तो यही चीज होती है कि जब कहा जाता है कि टेररिज्म हद से बढ़ जाए, तो उससे फिर फंडामेंटल राइट्स का थ्रेटन हो जाता है। तो क्योंकि फिर आप जब इमरजेंसी के अंदर आप सर्च ऑपरेशंस कर रहे होंगे, तो आप फिर ये नहीं देख रहे होंगे कि कौन सा बंदा जो है वो गिल्टी है और कौन सा बंदा गिल्टी नहीं है। आप शकूक शुबहात की बुनियाद पर किसी को भी अबडक्ट कर सकते हैं, एक ब्लैंकेट अप्रूवल मिल जाता है एजेंसीज को। ठीक है। इसके बाद पावर टू इशू प्रोक्लेमेशन। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंने पहले बता चुका हूँ। आर्टिकल 234 क्या है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या है, जो बेसिक लॉज हैं, लोगों को बेसिक वेलफेयर देनी है, इसके अलावा जो स्टेट ऑफ द बिजनेस है वो ऑपरेट करना है, वो अगर कोई प्रोविंस फेल कर जाए, तो उस सूरत हाल में प्रेसिडेंट क्या करेगा? उसको रिपोर्ट देगा। को रिपोर्ट कौन देगा? गवर्नर ऑफ, अच्छा, गवर्नर ऑफ प्रोविंस कौन होता है? वफाक का नुमाइंदा होता है सूबे के अंदर। वो रिपोर्ट देगा। जब वो रिपोर्ट देगा तो उसके बाद जो है वो कर सकता है, और इसकी अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन, और रेजोल्यूशन जो है में लाजमी है अगेन पास होना दोनों हाउसेस से सेपरेटली। ठीक है। दोनों हाउसेस से सेपरेटली जो है रेजोल्यूशन पास होना लाजमी है। आपका नेशनल असेंबली भी पास करेगी, सेनेट भी पास करेगा। सेनेट से रेजोल्यूशन पास होना क्यों लाजमी है? उसकी वजह यह है कि सेनेट इज द हाउस ऑफ पैरिटी। सेनेट में जब होगा तो हो सकता है कोई छोटा सूबा भी हो, उसमें ये चीज है, तो कहीं ये चीज ना रहे कि एक जो है पिक एंड चूज किया गया है। और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कल्चर ऐसा है अनफॉर्चुनेटली कि अगर सेंटर में, ऐसा कभी भी नहीं हुआ आफ्टर द 18th अमेंडमेंट या 2008 से जब हमारी ये रिसेंट पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुई है, कि अगर सेंटर में किसी पार्टी की हुकूमत है तो वो चारों प्रोविंसेस में भी वही पार्टी हुकूमत में हो। तो इस वजह से तो यही कोशिश की जाती है कि अगर किसी ऐसे सूबे में हो तो कहीं वो पॉलिटिकल उसको रंग ना दिया जाए। तो इस सिचुएशन में गवर्नर ने अगर रिपोर्ट दी कि वहां की जो असेंबली है वो नहीं अपना गवर्नमेंट कर पा रही, तो फिर उसके बाद दोनों हाउसेस से अप्रूवल होगा, तो फिर ही इमरजेंसी जो है वो हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। उसके बाद क्या होगा? या तो प्रेसिडेंट खुद
पावर एज्यूम कर लेगा, या वो गवर्नर को बोलेगा कि ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, ये जो पावर्स है ना, ये आर्टिकल 105 के तहत जो गवर्नर ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा ऑफिस में रहेगा, उससे अलहदा है। ठीक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है, गवर्नर ने रूटीन का बिजनेस करना है। ये उसने जो प्रोविंशियल एग्जेक्टिव है, प्रोविंशियल चीफ एग्जेक्टिव है, उसकी कैबिनेट का भी बिजनेस परफॉर्म करना है इस इमरजेंसी के तहत। तो ये आर्टिकल 234 जो है, इसका ये बेसिकली है। यहाँ तक क्लियर है? तो आप मुझे एक दफा चैट में ओके लिख दें, या कोई क्वेश्चन है तो मैं 1 मिनट होल्ड कर लेता हूँ, आप मुझसे पूछ लें, बिकॉज। अच्छा, आर्टिकल 235 मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे थे, तो जनवरी फरवरी मार्च जो इस साल के स्टार्ट था ना, उसमें ये बहुत ज्यादा बात जुबान ज़द-ए-आम थी। एनालिस्ट भी ये बता रहे थे, फाइनेंशियल एनालिस्ट, कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है और इस तरह। तो आर्टिकल 235 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली डील करता है, बिकॉज देखें, अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो आपके टेरिटोरियल बॉर्डर्स भी सिक्योर नहीं है, अनरेस्ट का खतरा है। उस सिचुएशन में फेडरेशन एग्जर्ट कर सकती है और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है, लेकिन इस सिचुएशन में जो गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस हैं, उनसे कंसल्टेशन करना लाजमी है। गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस अगेन क्यों है? क्योंकि गवर्नर जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन को इंश्योर कर रहे होते हैं इन द प्रोविंसेस। ठीक है जी। अच्छा, रिवोकेशन आर्टिकल 236 जो है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने स्लाइड्स में मेंशन नहीं किया था। ये बेसिकली रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन के से डील करता है, कि अगर कोई आपने प्रोक्लेमेशन इशू की इमरजेंसी की, तो उसको आप उसका कोई पार्ट या वो पूरी की पूरी प्रोक्लेमेशन, वो ऑर्डर जो है आप वापस ले सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 237 मैंने आपको बता दिया कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट को ये इंडेमनिटी होगी कि इस दौरान जितना भी जो स्टाफ है, गवर्नमेंटल पर्सन है, वो जो भी एक्ट करेंगे, ऑब्वियसली वो मे बी अल्ट्रा वायर टू कॉन्स्टिट्यूशन हो इन द नॉर्मल टर्म्स। ठीक है, मतलब आपने किसी को अबडक्ट कर लिया है, किसी को पेश नहीं करे 24 घंटे के अंदर। वैसे तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये कहता है ना कि एफआईआर आपने एक बंदे को किया, तो आपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना है। हाल तो पाकिस्तान में लेटरेट स्पिरिट में काफी चीजें फॉलो नहीं होती, लेकिन अगर इस स्पेसिफिक केस के अंदर उस बंदे को आपने प्रेजेंट नहीं किया, तो फिर भी कोई मसला नहीं है, बिकॉज देयर इज इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन आपके पीछे मौजूद होगा, तो मजलिस शूरा ने उसकी लाइन में लॉज बना लिए होंगे। तो इमरजेंसी प्रोविजंस यहाँ पर खत्म होती हैं। इसके बाद मैंने आपको अमेंडमेंट करवानी है, एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स अमेंडमेंट। तो इमरजेंसी के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो। अब तो ये कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? इट्स द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये बात याद रखना कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि अगर आपने एक लॉ पास करना है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट पास करना है, अगर वो उसको पास करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए अगर आपका सेम प्रोसीजर है, सेम ही मेथड अप्लाई होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। फॉर इंस्टेंस, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास यूके का जो सिस्टम है, उसको फ्लेक्सिबल पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि उसमें पार्लियामेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो यूके है, वो नॉर्मली सिंपल मेजोरिटी के साथ ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स जो बिल भी चाहे वो पास करेगी, और वो उसको कोडिफिकेशन जो है वो लॉ बना सकती है। लेकिन जो भी जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा ना, वहां पर तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन चल जाता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर, या इंडिया जैसे कंट्री के अंदर, या इवन अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर, जहां में मल्टी एथनिक सोसाइटी होगी, जहां फेडरेशन होगा, जहां पे मल्टी रेशियल सोसाइटी होगी, वहां फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज कभी भी प्रेफर नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है क्योंकि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का खतरा हो जाता है, और मुल्क के अंदर आपका सिविल वॉर लाइक सिचुएशन का खतरा रहता है। तो वहां पर हमेशा जो है एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, ताकि कोई भी पार्टी, फॉर इंस्टेंस बात करें अगर कि पाकिस्तान में जिस तरह से पॉलिटिकल पोलराइजेशन, एक हाइपोथेटिकल आप केस देख लें, पंजाब से 272 सीट्स थी एज पर प्रीवियस असेंबली। ठीक है, 141 मेंबर्स जो है वो पंजाब से जनरली इलेक्ट होते हैं। ठीक है, अब 141 जब जनरली इलेक्ट होते हैं, तो 141 मींस कि 55 56% मेंबर्स हैं। एक सूबे की 10 15 सीटें किसी और की हैं, तो अगर कोई पार्टी आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा रिफॉर्म्स करने की कोशिश में और पूरा इस सिस्टम को उगाड़ना चाहती है, तो वो तो सिंपल मेजोरिटी से वहां पे भी अमेंडमेंट कर लेगी। ठीक है, लेकिन छोटे प्रोविंस को हो सकता है उसका राइट उस तरह से नहीं हो सका, इसलिए पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेल्जियम का है। बेल्जियम के अंदर क्या है कि जो असेंबली प्रपोज करेगी कि अमेंडमेंट करनी है, वो असेंबली प्रपोज करते ही डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद नई उस अमेंडमेंट की बेसिस पर दोबारा इलेक्शंस होंगे, मैंडेट आएगा, और फिर जो नई असेंबली आएगी, अगर वो 3/4 ऑफ द
टोटल स्ट्रेंथ पास करेगी तो फिर जाकर वो जो अमेंडमेंट है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी। अमेरिका के अंदर इसी तरह से है कि प्रपोज करने वाली नेशनल असेंबली के उनका कांग्रेस है, जहां पर उनका सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रपोज करेंगे, 2/3 मेजोरिटी के साथ कोई भी हाउस कर सकता है। उसके बाद उनकी 37 जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, 37 असेंबलीज के जो लेजिस्लेचर्स हैं, जब वो पास करेंगे तो फिर वो अमेंडमेंट बनेगी, और ये 7 साल का टाइम होता है। पाकिस्तान के अंदर क्या है कि प्रपोजल हाउस भी सेम है, अप्रूविंग हाउस भी सेम है। ठीक है, प्रपोज कोई भी कर सकता है पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद अप्रूविंग हाउस भी वही है। तो आर्टिकल 238 ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड किया जा सकता है थ्रू द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा, मतलब मजलिस शूरा के अंदर आप कोई बिल प्रेजेंट करके अमेंडमेंट ला सकते हैं। लेकिन जो आम बिल प्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, उसमें ये होता है कि आपका कोरम पूरा है। फॉर इंस्टेंस, जो अब नई डिलिमिटेशन के बाद हमारी नेशनल असेंबली की स्ट्रेंथ 336 होगी और सेनेट की स्ट्रेंथ 96 होगी, तो 336 का कोरम इज 1/4। ठीक है, 84 मेंबर्स, 85 मेंबर्स अगर प्रेजेंट हैं और एक बिल आया, उसमें 70 मेंबर्स ने वोट दिया और 36 ने वोट फेवर में कर दिया, तो मेजोरिटी बन गई है। अब वो बिल जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन अमेंडमेंट के लिए ये प्रोसीजर नहीं है। अमेंडमेंट जब आएगी आइदर हाउस में आ जाए, तो 336 का 2/3 मेंबर्स जो है जब तक वोट नहीं करेंगे नेशनल असेंबली में, लाइकवाइज 96 का 2/3, 96 का 2/3 कितना बनता है, 96 का 2/3 60 बनता है। ठीक है, तो सेनेट के अंदर 60 मेंबर्स का वोट होना अमेंडमेंट के हक में लाजमी है, तब सेनेट के अंदर से वो पास कंसीडर होगी। इस तरह से अगर आप 336 का 66% निकाल लें, 336 का 66%, एनीवन हैविंग कैलकुलेटर वो देख लें, जो अभी करंट हमारी स्ट्रेंथ है। 246 मेंबर जो है ना, जब तक वोट नहीं करेंगे आपके हाउस में, तो नेशनल असेंबली जो है वो उससे रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। तो सिंपल सा तरीका है, प्रपोज करने का तरीका क्या है, अगर अमेंडमेंट करनी है किसी भी जो हाउस है उसके अंदर बिल जो है वो ओरिजिनेट हो सकता है, और उस हाउस का 2/3 जो मेंबरशिप है वो अगर उसको साइन करेगी, तो उसके बाद वो फिर दूसरे हाउस में चला जाएगा। अच्छा, अब दूसरे हाउस में जाने के बाद दो तरीके हैं। आपको पता है कि मजलिस शूरा जो हमारी पार्लियामेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं, नेशनल असेंबली है, सेनेट है, और उसके बाद क्या है, सदर पाकिस्तान। जब तक इन तीनों के साइन ना हो तब तक हमारा वो कोई बिल लॉ नहीं बनता, अमेंडमेंट कोई साइन नहीं होती। अब क्या होगा कि बाकी मैंने ऑलरेडी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंदर ना बहुत डिटेल लेक्चर है, उस पर आप देख लें मजलिस शूरा के अंदर, तो वो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है, कैसे बिल जाता है। अभी मैं अमेंडमेंट अगर डिस्कस करते हैं कि स्पेसिफिक बात करूं, फॉर इंस्टेंस एक अमेंडमेंट आई, प्रेजेंट हुई, वो चली गई कहाँ पर गई, वो गई नेशनल असेंबली में प्रेजेंट हुई, नेशनल असेंबली ने 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करके सेनेट में भेज दिया। अब दो सिनेरियोज हैं, सेनेट या तो उसमें कुछ, या सेनेट में आई और सेनेट से नेशनल असेंबली में चली गई, किसी में एक में आ सकती है। हम केस ए ले रहे हैं कि नेशनल असेंबली में आई, 2/3 से पास हो गया, बिल है, सेनेट में चला गया। अब सेनेट के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सेनेट क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर दे, ठीक है, दूसरा ये है कि उसमें कुछ चेंजेस प्रपोज कर दे, तीसरा ये है कि उसको एज इट इज अप्रूव कर ले। अब सेनेट जो है उसको फॉर इंस्टेंस एज इट इज अप्रूव कर लेता है, तो फिर वो बिल चला जाएगा, अमेंडमेंट जो होगी वो सदर पाकिस्तान के पास चला जाएगी, जैसे ही वो साइन करेंगे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट बन जाएगी। और अगर नहीं भी होगा तो फिर वो 10 डेज के अंदर ऑटोमेटिकली वो अमेंडमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर सेनेट ऑफ द पाकिस्तान उसमें चेंजेस प्रपोज करे और चेंजेस प्रपोज करके उसको चेंज फॉर्म में अप्रूव करे 2/3 के साथ, तो अब ये जो अल्टर्ड वर्जन है, क्योंकि ये नेशनल असेंबली में अप्रूव नहीं हुआ, तो अब ये वापस जाएगी नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली जब 2/3 से पास करेगी उसके बाद ये कहाँ जाएगी, सदर पाकिस्तान के पास, सदर पाकिस्तान साइन कर लेंगे, तो ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। यहां मैं अगेन दोबारा रीइंस्टेट कर दूं इस बात को कि 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ इज नेसेसरी। प्रेजेंट मेंबर्स की बात नहीं हो रही, चाहे मेंबर उतने ही गवर्नमेंटल कोलिशन पार्टनर्स ले आए कि जितने मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ मीन 336 अगर हमारा नेशनल असेंबली है, तो 245 मेंबर्स अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से जब तक वोट नहीं करेंगे, तो नेशनल असेंबली से 245 246 मेंबर्स ये पास नहीं होगा। और जब तक सेनेट में 96 में से 60 मेंबर्स एटलीस्ट नहीं करेंगे, तो सेनेट से भी ये पास नहीं होगा। तो ये क्लैरिटी है, ये थोड़ी सी आप कर लें ताकि आम बिल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है उसमें आपको डिफरेंस पता हो। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और स्पेसिफिक केस है। स्पेसिफिक केस क्या है,
नेशनल असेंबली में नेशनल असेंबली का मेंबर ही बिल भेज सकता है, उसके अलावा तो कोई नहीं भेजता। लेकिन मोस्टली ऐसे ही होता है कि कोई भी अमेंडमेंट आनी है, कोई भी लॉ आना है, तो वो कैबिनेट ने बनाया होता है और वो एमएनए को किसी को बोल देते हैं, वो प्रेजेंट कर देता है, या कोई कैबिनेट का मेंबर ही कर रहा होता है। ठीक है। तो अब बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा अब ये जो सब सेक्शन 4 है आर्टिकल 239 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A bill to amend the constitution which would have the effect of altering the limits of the province shall not be presented to the president for an assent unless it has been passed by the provincial assembly of that province by the votes of not less than two-thirds of its total membership। अब ये देखें, इस पर आपके पास केस स्टडी बड़ी क्लासिकल है। अभी रिसेंटली 2018 में 31 मई 2018 को 25वीं अमेंडमेंट होती है, जिसके तहत जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अभी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फाटा जिसको एक्स फाटा कहते हैं, वो किसका पार्ट बन जाता है? केपीके का। ठीक है, वो केपीके का पार्ट बन जाता है, तो केपी फाटा मर्जर हुआ है 25वीं अमेंडमेंट के तहत। अब इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले प्रोविंशियल असेंबली जो थी केपीके की, उसने इसकी रेजोल्यूशन पास की कि 2/3 वोट्स के साथ हम जो है ये अलाउ करते हैं, 2/3 मेजोरिटी के साथ पास की कि हम जो केपीके है और उसको फाटा को मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि बाउंड्री ऑफ द प्रोविंस जब इम्पैक्ट होगी ना। अच्छा, ये हमारा जो फीचर है, ये अगर आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर कर रहे हो तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो इंडिया के साथ, कि पाकिस्तान क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है, इंडिया क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेडरेशन नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब भी किसी प्रोविंस की बाउंड्री चेंज करनी है, तो जब तक वो प्रोविंस जो है वो अलाउ नहीं करेगा 2/3 के साथ, तब तक बिल आपका नहीं आ सकता अमेंडमेंट का असेंबली के अंदर, तब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं कर सकता, अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। सेंट्रल असेंबली, लोकसभा और राज्यसभा अगर वो अमेंडमेंट के तहत चाहें तो वो बाउंड्रीज जो है वो प्रोविंस की अल्टर कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन की कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान की निशानी है एज कम्पेयर। इसलिए इंडिया को आपने देखा होगा, इंडिया को क्वाजी फेडरल कहा जाता है, या सोडो फेडरल कहा जाता है, या नॉट ए प्योर फेडरेशन कहा जाता है। उसकी वजह ये है, ठीक है, कि इंडिया इज ए फेडरेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन इन रिटर्न बट यूनिटरी इन स्पिरिट। तो वो बेसिकली इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल साइंस में आ जाए, इसी लॉ में आ जाए, तो आपने उसको इस तरह से हैंडल करना है, और आप उसको कंपेयर करते हुए पाकिस्तान की एग्जांपल दे सकते हैं, यूएसए की एग्जांपल दे सकते हैं। सबसे प्योर फेडरेशन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका, इज द प्योरेस्ट फेडरेशन, जिसके अंदर मतलब कह सकते हैं जब प्रॉपर स्ट्रिक्टली चेक एंड बैलेंस भी मौजूद है, उसके साथ प्रॉपरली बैलेंस ऑफ पावर भी मौजूद है। तो द प्योरेस्ट फेडरेशन अभी इस वक्त दुनिया के अंदर अगर कोई एग्जिस्ट करती है तो दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, इसके बाद कोई भी अमेंडमेंट जो है वो किसी भी कोर्ट में नहीं चैलेंज हो सकती। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली पीपल सोवरेनिटी, पब्लिक मैंडेट की तौहीन कहलाएगी, कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ने एक चीज कर दी है और कोर्ट ऑफ द लॉ, तो ये बेसिकली डिक्टोरियल ही हो रहा है कि कोर्ट उसको कर रही होगी। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं ऐसे हो रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन उस पर वो चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अदर देन दैट अमेंडमेंट कभी भी नहीं हो सकती, और अमेंडमेंट अगर होगी भी फंडामेंटल राइट्स में, तो कोर्ट वापस कहेगा रिविजिट करे, इस क्लॉज को देख ले। तो अगेन पार्लियामेंट नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स का, तो फिर कोर्ट उसको नल एंड वॉइड करार दे सकती है। और इसके बाद ये है कि कोई भी लिमिटेशन जो होगी, कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो होगी, क्या नाम है, अमेंडमेंट होगी, वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो कभी भी पावर ऑफ द मजलिस शूरा जो है उसको कर्ब नहीं कर सकती। कोई भी आप अमेंडमेंट कर दें प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसके तहत कभी भी आपकी जो मजलिस शूरा की पावर्स होंगी वो क्लिप नहीं की जा सकती। तो उम्मीद है आप लोगों को आज वाला लेक्चर क्लियर हुआ होगा। मुझे बता दें कि अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई अमेंडमेंट थोड़ा सा पाकिस्तान